तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन था, अगर k इज इक्वल टू K1 इंटू K2 अपॉन K3 है तो E1 ई ई नहीं EA कॉमा EA1 EA2 एंड EA3 में रिलेशन पता करो। तो EA1 EA2 EA3 क्या हैं? ये आपकी हैं एनर्जीज। कौन सी? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या होती थी एक्टिवेशन एनर्जी? के बराबर होती थी AE⁻⁻ अपॉन RT, आर्रहिनियस इक्वेशन के द्वारा। तो हर जगह के की जगह रख दो। अब K1 है तो यहाँ पर AE1 और EA1 हो जाएगा। तो ऐसे करके वैल्यूज़ रख दी और AE कट गए पहले सारे। AE कटने के बाद -EA/RT बचा हर जगह। तो -EA/RT बराबर -EA1/RT -EA1/EA2/RT प्लस EA3/RT। प्लस का क्यों है? क्योंकि वो नीचे था, ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस का हो जाएगा। तो जब ये प्लस का हो जाएगा तो RT ये सब कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे। तो -EA बराबर बचेगा -EA1 -EA2 प्लस का EA3। तो अगर इसके साइन एक्सचेंज करेंगे तो EA बराबर EA1 प्लस EA2 माइनस EA3। दैट्स ओवर। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। इसके बाद कोलाइजन थ्योरी थी। कोलाइजन थ्योरी क्या कह रही थी? इट प्रोवाइड ए ग्रेटर इंसाइट ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये क्या देती है? एक ग्रेटर इंसाइट, एक बड़ा दृश्य देती है या एक बड़ा मार्गदर्शन करती है केमिकल रिएक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट को या डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने में। तो पढ़ते हैं क्या है कोलाइजन थ्योरी। डेवलप्ड बाय मैक्स ट्रॉट एंड विलियम लुइस। इसे डेवलप्ड किया था किसके द्वारा? मैक्स ट्रॉट और विलियम लुइस के द्वारा। एप्लीकेबल है बाईमोलिकुलर रिएक्शन पर, केवल बाईमोलिकुलर रिएक्शन पर, केवल बाईमोलिकुलर रिएक्शन पर, केवल बाईमोलिकुलर रिएक्शन पर। तो कोलिजन थ्योरी किसके ऊपर एप्लीकेबल है? केवल बाईमोलिकुलर रिएक्शन पर। मतलब दो मॉलिक्यूल हो, कौन किसमें? रिएक्टेंट में दो मॉलिक्यूल A प्लस B। उसके बाद इट कंसीडर ऑल एटम्स या मॉलिक्यूल, ये कंसीडर करती है सारे एटम और मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर। किसमें? इनमें हार्ड स्फीयर हो, इरिस्पेक्टिव टू इट्स स्ट्रक्चर, जो इसके स्ट्रक्चर को इरिस्पेक्टिव है। क्यों? ये ड्रॉबैक है किसका? कोलिजन थ्योरी का। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ड्रॉबैक है कोलिजन थ्योरी का। क्या? इट कंसीडर ऑल एटम्स एंड मॉलिक्यूल टू बी हार्ड स्फीयर। ये चाहता है या कोलिजन थ्योरी चाहती है कि सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स कैसे हों? उनकी ज्योमेट्री हार्ड हो, मतलब ठोस हों, और इरिस्पेक्टिव टू इट्स स्ट्रक्चर, जो उनके स्ट्रक्चर के लिए इरिस्पेक्टिव है। और यही कोलिजन थ्योरी का ड्रॉबैक है। उसके बाद ओनली ए पार्ट ऑफ टोटल कोलिजन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट ड्यू टू बैरियर। देखो, केवल जो टोटल कोलिजन होते हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं ड्यू टू टू बैरियर। दो बैरियर क्यों होते हैं? क्योंकि बाईमोलिकुलर है तो दो ही रिएक्टेंट होंगे तो दो बैरियर बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, K बराबर PZE⁻⁻RT या R बराबर PZE⁻⁻RT। तो K और R एक दूसरे के बराबर हैं, रेट कांस्टेंट और रेट एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पर R क्या है? रेट। K क्या है? रेट कांस्टेंट। E क्या है? एनर्जी बैरियर या आयोनाइजेशन एनर्जी, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी बैरियर। P क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर या स्टेरिक फैक्टर। Z क्या है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड। जैसा वहाँ पर A था, देखा लिखा है ना, Z इज सेम एज A। ए क्या थे? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ये बने कैसे थे? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स कैसे बने थे? तो मैंने बताया था पीछे जब आर्रहिनियस इक्वेशन लिखने से पहले कि सबसे पहले हमने क्या किया था? सबसे पहले हमने आटा लिया। आटा मतलब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए, उसके बाद उसे गूँथा, उसकी लोई बनाई। लोई बनाना इज कॉल्ड दैट्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से रोटियां बनाई। तो वो रोटियां क्या थीं? प्रोडक्ट थीं, जो हमने पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लिए जिनके कोलाइड करने से एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, मतलब पहले आटा लिया, उसकी लोई बनी थी और लोई क्या थी? एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, और उस लोई से बनी रोटी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट बन गया लास्ट में। और
जो आपके हाथों ने आटे को मारने में जो ताकत लगाई है वही आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना कि जेड इज सेम एज एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। थस नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन या इफेक्टिव एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स गवर्न बाई बोथ बैरियर्स। जो नंबर हैं इफेक्टिव कोलिजन या एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स के, ये ऑन किए जाते हैं किन दो बैरियर की वजह से, एक ये एक पी। पी क्या है? ओरिएंटेशन बैरियर, और ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी बैरियर टुगेदर। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे, इनको अच्छे से याद कर लेना है ताकि कोलिजन थ्योरी पर कोई भी क्वेश्चन आए हम कर सकें। अब नीट 2025 के क्वेश्चन हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? नीट 2025 के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए से 2B बन रहा है, सही बात है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो हाइयर है किससे? फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट कांस्टेंट से 2500 गुना। तो ठीक है, के सी बराबर क्या होता है? के एफ अपॉन के बी। के सी बराबर के एफ अपॉन के बी। तो के एफ ऊपर और के बी नीचे होता है, इतना तो याद रखना है। अब आप भूल गए कि के एफ और के बी किसे लिखना है, तो आपको इतना तो याद है कि के सी बराबर ऊपर रिएक्टेंट नीचे, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट, ऊपर प्रोडक्ट रेस टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट रेस टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो यहाँ पर, और ये भी आपने याद किया था कि के सी बराबर के एफ अपॉन के बी, के एफ फॉरवर्ड के बी बैकवर्ड। तो जो रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का है वो हाइयर है, 2500 गुना ज़्यादा है किससे? फॉरवर्ड से। तो के एफ ऊपर वैसा ही रहेगा, और जो बैकवर्ड का है वो 2500 गुना ज़्यादा है के एफ से। तो 2500 इंटू के एफ लिख सकते हो नीचे। तो के एफ से के एफ कट जाएगा तो 1/2500 आ गए। तो यहाँ से के सी बराबर 0.0004 आ जाएगा। और के पी निकालना है, इस क्वेश्चन में बोला था। तो के पी बराबर के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी गैसियस वाले मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के मोल 2 हैं, रिएक्टेंट का 1 है, 2 - 1 यहाँ लिख दिया। के सी की वैल्यू 0.004 इंटू आर की वैल्यू 0.0831, और टी की वैल्यू 1000 केल्विन टेम्परेचर दिया गया था। बात ख़त्म। सब की वैल्यूज़ रख दी, ऊपर पावर में 1 आ जाएगा क्योंकि 2 में से 1 मानेंगे, 1 घटा देंगे तो डेल्टा एन जी 1 आ गया। यहाँ से आपका के पी आ गया 0.033। कितना इजी क्वेश्चन था, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था, नीट 2025 में आया था। और केवल बस इसमें 2 फॉर्मूलों का यूज़ करना था। पहले के सी बराबर के एफ अपॉन के बी का यूज करना था, जो कि हमने पढ़ा ही था, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। और दूसरा के पी बराबर के सी की पावर डेल्टा एन, के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी का यूज़ करना था। उसके बाद हाफ लाइफ पर क्वेश्चन आया था कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट। हाफ लाइफ की वैल्यू 1 मिनट है। T99 पर 99% इक्वेशन जब कंप्लीट हो जाए तो रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा? तो ये तो मैंने साइड में जो भी रेड पेन से जो लिखा है, A0 अपॉन ए की, A0 अपॉन ए का 1000 गुना होता है। ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, फाइनल रिएक्टेंट इनिशियल रिएक्टेंट का 1000 गुना होता है, मतलब वो वैल्यू अलग है, उसकी बात अलग करते हैं। फिलहाल ये करते हैं कि T99 का हमने डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट था वो लिख रखा था। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि T99 बराबर 10, यहाँ पर n की वैल्यू 10 निकाली थी हमने, वो 99% डिके वाले क्वेश्चन से ये रिजल्ट हमने याद किया था। T99 बराबर 10 इंटू टी हाफ, 10 इंटू टी हाफ। तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू क्वेश्चन में 1 दी गई है, n हमने निकाला था, वहीं से n 10 आया था, तो 1 इंटू 10, तो T99 बराबर 10 मिनट आ गया आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। उसके बाद नीट 2025 में एक और क्वेश्चन आया था कि अगर रेट कांस्टेंट कितना है, 0.03 है, सेकेंड इनवर्स, तो हाउ मच टाइम इज टेक, कितना टाइम लगेगा 7.2 मोल पर लीटर से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटकर 0.9 मोल पर लीटर होने में। तो सबसे पहले आप ये सोचो कि रेट कांस्टेंट के तो दिया गया है, लेकिन ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कहीं हमने 0 ऑर्डर का लगा दिया और ये फर्स्ट ऑर्डर की निकली। तो यहाँ पर के बराबर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n लगाते हैं। तो यहाँ से 1 - n, तो यहाँ पर 1 - n किसकी पावर है? n मोल की पावर है। तो अगर मोल लिखा ही नहीं है तो मोल की पावर 1 मान लेंगे, मोल की पावर 1 मान लेंगे।
तो यहाँ पे सेकंड इन्वर्स आ गया, तो के बराबर सेकंड इन्वर्स। यहाँ से तो आप के की यूनिट निकालोगे, तो के की यूनिट सेकंड इन्वर्स किसके लिए आती थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलो मान लेते हैं कि आपने याद नहीं किए क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकालना जानते हो ना, कहाँ से? 1 माइनस पावर ऑफ मोल। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 माइनस पावर ऑफ मोल, 1 माइनस पावर ऑफ मोल शुरुआत में ही कराया था। तो 1 माइनस मोल की पावर यहाँ पर सेकंड इनवर्स है रेट कांस्टेंट में, तो इसका मतलब मोल दिया ही नहीं है, तो मोल की पावर कोई है ही नहीं। नीचे वाले को मत समझ लेना, वो तो कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, तो मोल की पावर जब दी नहीं है तो 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही बचेगा ना, 1 बचेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो बस हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है अगर रेट कांस्टेंट दिया हो, 1 माइनस पावर ऑफ मोल, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर आ गया। ये इसलिए किया था ताकि हमें बेसिक का यूज़ करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल पाएँ। ऑल्दो जब ये हम सॉल्व करेंगे रफली तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 सेकंड में निकाल लेंगे जब हमें इतना याद होगा। बस अब क्या करना है, अब सॉल्यूशन में बस भाई के टी बराबर 2.303 लॉग ए नॉट की, ए नॉट ऊपर और ए नीचे रख दो। के की वैल्यू 0.03 है, टी की वैल्यू दी नहीं है तो इंटू टी कर दो। 2.303 लॉग ए नॉट की वैल्यू 7.2 और फाइनल इनिशियल रिएक्टेंट 7.2 था और फाइनल 0.9 था, ऊपर 7.2 नीचे 0.9, 9 8 72, तो 0.9 को 7.2 से 8 बार काट दोगे, आगे सॉल्व करते हुए चले जाओगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा? टी बराबर 69.3 सेकेंड। और सॉल्व करना भी काफ़ी हार्ड नहीं है, आपको लॉग की वैल्यू जैसे log 2 log 3 इनकी वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए, तो बस log 4 को log 2 की वैल्यूज़ में अलग कर लो, 3 log 2 कर सकते हो ना, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 हो जाएगी, तो 3 बाहर आ जाएगी, तो 3 log 2 हो जाएगा। तो log 2 की वैल्यू तो याद ही है, कितनी है? 0.3, तो 3 इंटू 0.3 इंटू 3 0.9 हो जाएगा। तो ऐसे टी बराबर निकाल लोगे, सॉल्यूशन देख लेना, आसानी से हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये भी नीट में आया था और ये सबसे इजी क्वेश्चन था, बस ग्राफ वाला था। क्या? एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिया गया है, सी से बन रहा है 2H2 गैस वाला और CH4, लेकिन डेल्टा H कितना दिया है? -7.4.8 किलो जूल पर मोल। मैंने बोला था जब रिएक्शन के साथ बिना डिनोट किए लिख दिया जाए, केवल -100 लिखा होता तो डेल्टा H बराबर +100 मानते, केवल -74.8 किलो जूल एनर्जी होती तो हम इसे डेल्टा H बराबर +74.8 किलो जूल मानते, लेकिन पहले से ही लिखा है कि डेल्टा H बराबर -7.4 है, तो डेल्टा H अगर माइनस है, मतलब डेल्टा H अगर माइनस है तो ये ग्राफ किसका है? तो ये ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा, डेल्टा H अगर माइनस है तो ये ग्राफ यहाँ पर हो जाएगा, अभी हमने पीछे ही पढ़ा था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वाला, तो अगर डेल्टा H अगर निगेटिव है तो ग्राफ किसका हो जाएगा? एक्सोथर्मिक का। क्यों? क्योंकि एक्सो का मतलब बाहर, पति बाहर रहेगा, ज़्यादा काम करेगा, एनर्जी नेगेटिव होगी, जिसका डेल्टा H नेगेटिव वही होगा एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए हमने ग्राफ पढ़ा था, तो एक्सोथर्मिक में आपसे क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एक्यूरेट रिएक्शन। तो मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पर नहीं लिखे हैं, मैंने केवल एक ऑप्शन लिखा है जो सही वाला था। क्यों? आप जब नीट का पेपर उठा के रखिए और आप देखेंगे उसमें कि सारे ग्राफ तिरछे बेड़े बने हैं, ये वाला ग्राफ जिसमें डेल्टा H यहाँ पे रखा है जो इस फिगर में आपको दिख रहा है वही वाला सही है। तो बस जहाँ पे ये प्रोडक्ट ER और EP के बीच में कहीं पे जो डेल्टा H वाला पोर्शन है वहाँ एनर्जी दिखाई जाएगी, वही ग्राफ आपका सही होगा। मतलब ग्राफ में कहाँ पे डेल्टा H रखनी है, कहाँ पे R रखना है, कहाँ P रखना है, अगर आपको वो सब पता है तो आप ही ग्राफ वाला क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये 4 क्वेश्चन भी थे नीट के और काफ़ी ईजी से क्वेश्चन थे। इट्स ओवर।